जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के जो कि यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई है, इसके पार्ट 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। इसमें देखेंगे पार्ट 4 की 3 क्लासेस इसके पहले भी हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे के प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। तो आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखेंगे इसमें जो है कि एक तरफ योजनाएं लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ वो कब लॉन्च हुई थी उनको लिखा गया है। इसमें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं जनश्री बीमा योजना को 2000 में लॉन्च हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, मनरेगा 2003 में और आम आदमी बीमा योजना ये 2007 में। और देख लेंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनरेगा। अगर हम मनरेगा को देख लेंगे तो मनरेगा जो है यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है, देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अगर इसको देखें तो यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा जो है कि अधिनियमित किया गया था। और देखेंगे इस योजना के तहत जो है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन काम ये इस योजना के तहत दिया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो है कि सही सुमेलित नहीं है, मनरेगा 2003 ना होकर के 2005 हो जाएगा यहाँ। बाकी अन्य को देखें, जनश्री बीमा योजना 2000, बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, आम आदमी बीमा योजना 2007, ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखेंगे इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है करों की कमी, बी है मजदूरी में बढ़ोतरी, सी है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और डी है मुद्रा आपूर्ति में कमी। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। देखेंगे घाटे की वित्तीय व्यवस्था में जो है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, इसे ही हम हिनार्थ प्रबंधन, इसे हम हिनार्थ प्रबंधन भी कह सकते हैं। देखेंगे जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात जब आय कम होती है और व्यय जो है कि इस अधिक को जो है कि जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित करके यदि इसे पूरा किया जाता है तो यह व्यवस्था जो है कि घाटे की वित्त व्यवस्था या फिर हिनार्थ प्रबंधन इसको कहा जाता है। तो देखेंगे घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है असम,
बी है छत्तीसगढ़, सी है पश्चिम बंगाल और डी है झारखंड। तो किस भारत में किस राज्य में टिन अयस्क जो है उसका प्रमुख भंडार है? तो देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है भारत का एकमात्र टीन उत्पादन राज्य है तथा छत्तीसगढ़ टीन अयस्क भंडार का भी प्रमुख राज्य है। तो छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है, वहीं जो है कि छत्तीसगढ़ टीन अयस्क भंडार का प्रमुख राज्य भी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। देखेंगे किसका? तो इसमें ऑप्शन है औद्योगिक विकास का, बी है आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, सी है परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का और डी है उपयुक्त सभी का। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का और डी है उपयुक्त सभी। तो देखेंगे इसमें तो इसमें जो है कि सभी ऑप्शन सही हैं कि नगरीय भारत के विस्तार में जो है कि औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय के अवसरों के निर्माण का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स से, बी देख लेंगे मार्क्स के, सी है एडम स्मिथ से और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा इसको देखेंगे, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वो नक्स से संबंधित है। देखेंगे ये निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा एक अर्थशास्त्री थे रैगनर नक्स, उनसे संबंधित है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उसमें जो है निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रकार देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। और इसमें दिया हुआ है कि ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है साक्षर भारत, सी है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और डी है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से जो है कि मिलान करना है और इसमें हम देख लेते हैं ये योजनाएं कब शुरू की गई थी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब शुरू किया गया था? वो 2001 में शुरू किया गया था। वहीं हम देखेंगे साक्षर भारत, तो यह जो है शुरू किया गया था साक्षर भारत 2009 में। वहीं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था और उसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो कि 1988 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार नीचे लिखे कूट को हम देख सकते हैं। इसमें जो है कि ए का सही हो जाएगा, ए का 3, बी का 4। देखेंगे पहले दो ऑप्शन से ही हम कूटों को देख लेंगे। ए का 3 यानी कि ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, साक्षर भारत 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये 1988 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे कांडला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है और इसमें हम ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए है जलपोत भंजन उद्योग के लिए, बी है हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, सी है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए और डी है परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो कांडला है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए
प्रसिद्ध है। देखेंगे एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है भारत का कांडला में ही स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कांडला जो है वो निर्यात प्रसंस्करण के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखेंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है लखनऊ। देखेंगे यूपी पीसीएस में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि शोध संस्थानों पे होते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो इसमें हम देख लेंगे दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसको जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कानपुर में। देखेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कि संस्थान का जो संपादन है वो भारत सरकार के अधीन संचालित संस्थान है और यह जो है कि कानपुर में 1983 में जो है इसको स्थापित किया गया था। अगला हम देख लेंगे, अगला प्रश्न जो है अगला है कि उत्तर प्रदेश की विशेष केंद्रीय योजना इनोवेटिव स्कीम को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है अम्ब्रेला योजना, ऑप्शन बी है जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन सी है स्वरोजगार योजना और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास योजना। अब इसमें देख लेंगे अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो ये प्रश्न जो है इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे, ये प्रश्न क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को स्किप कर देंगे तथा अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है कि चकबंदी योजना का प्रारंभ कब किया गया था और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1956 में, ऑप्शन सी है 1954 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1954 में। देखेंगे उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की एक तहसील थी जिसका नाम कैराना था तथा सुल्तानपुर जिले की जो है तहसील में हुआ था। तथा देखेंगे सफल परीक्षण के बाद जो है चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण देख लेंगे 1958 से जो है कि इसको संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेंगे, अगला है आयुध उपस्कर कारखाना किस स्थान पर है। तो इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ए है रेणुकूट, ऑप्शन बी है हजरतपुर, ऑप्शन सी है रायबरेली और ऑप्शन डी है आगरा। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी फिर हजरतपुर। देखेंगे भारतीय आयुध निर्माणियां देखें इसको अगर हम देखें तो ये एक भव्य औद्योगिक संरचना के अंतर्गत आती हैं जो कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत ये कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में एमजी नरेगा योजना कब शुरू की गई थी। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन बी है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 2005 और ऑप्शन डी है 2 फरवरी 2005। तो हम इसमें देख लेंगे कि मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा जो है कि अधिनियमित किया गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसको कब अधिनियमित किया गया था, इसे जो है कि 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा जो है कि इसको अधिनियमित किया गया था और जो 2 फरवरी 2006 से लागू हुई थी
देखेंगे जो 2 फरवरी 2006 से लागू हुई थी। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में जो है कि मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2 फरवरी 2006 से शुरू की गई थी। देखेंगे यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। अगला हम देख लेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है रत्नागिरी, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है सुंदरगढ़ खान और ऑप्शन डी है बैलाडीला खान। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है। तो ऑप्शन इसमें जो है कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बैलाडीला खान। देखेंगे भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बैलाडीला खान है, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखेंगे यह खान जो है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये खान जो है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं हम देखेंगे रत्नागिरी को, तो यह लौह अयस्क खान है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित जो है ये भी लौह अयस्क खान है। सुंदरगढ़ को देखें तो लौह अयस्क खान जो ये स्थित है ये उड़ीसा में स्थित है। ये जो है उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि सबसे बड़ी जो मशीनीकृत खान है वो बैलाडीला खान है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह जो है कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन इसमें देखेंगे। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे ये प्रश्न कई बार आया है कि भारत में जो है कि कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, इसको देखेंगे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखेंगे आजादी के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। देखेंगे भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए ये जो है कि प्रमुख रूप से जिम्मेदार माने गए हैं। 1991 में 1991 के दौरान देखेंगे देश में उदारीकरण के दौर की शुरुआत इसी समय हुई थी तथा इसके बाद जो है कि अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया था। 1991 के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया था। और भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो पारंपरिक खेती, हस्तशिल्प, आधुनिक कृषि तथा जो आधुनिक उद्योग हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, यानी कि मिली जुली अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन है ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी है पीने का पानी, ऑप्शन सी है ग्रामीण सफाई और ऑप्शन डी है ग्रामीण सड़कें। तो देख लेंगे 2005-6 में जो योजना प्रारंभ की गई थी भारत निर्माण, इसमें से कौन सा उसका अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण सफाई। देखेंगे भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जो है पीने के पानी की उपलब्धता, सड़कों का निर्माण, विद्युत योजना, ग्रामीण आवास और दूर संचार जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट आते हैं, परंतु ग्रामीण सफाई जो है वो भारत निर्माण योजना का अंग नहीं है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। देखेंगे कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है काश्तकारी सुधार, ऑप्शन बी है बहुफसली योजना, ऑप्शन सी है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और ऑप्शन डी है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण।
अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बहुफसली योजना। देखेंगे कि भारत में आजादी के बाद कृषि सुधारों एवं भूमि सुधारों का जो है क्रियान्वयन किया गया तथा भूमि सुधारों के अंतर्गत जो रखा गया वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उसी प्रकार हम देखेंगे चकबंदी तथा काश्तकारी सुधार आदि इसमें जो है वो सम्मिलित थे, इसमें हम देख लेंगे। लेकिन बहुफसली योजना जो है वो भूमि सुधार का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो देखेंगे इसमें से जो है किस कार्यक्रम का ये हिस्सा है, और ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए इसमें है सामाजिक सुधार कार्यक्रम का, बी है भारत निर्माण का, सी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, और डी है गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। तो देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत निर्माण का। देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का ही एक घटक है, और भारत निर्माण कार्यक्रम के देखें तो भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 प्रमुख अंग हैं। एक एक करके उनको हम देख लेते हैं कि भारत निर्माण के 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें है सिंचाई, उसके बाद हम दूसरा देख लेंगे आवास, सिंचाई आवास जल आपूर्ति, फिर हम देखेंगे विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण दूरसंचार, और अगला हम देख लेंगे सड़कें। ये 6 जो है वो भारत निर्माण के प्रमुख अंगों के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो हिस्सा है वो भारत निर्माण का देखेंगे भारत निर्माण का एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है एनआर सरकार ने, बी है कस्तूरी भाई लाल भाई ने, और सी है जयप्रकाश नारायण ने, और डी है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। देखेंगे प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री जो है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, और उन्होंने जो है कि 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया, और इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। देखेंगे इसमें जो है कि कृषि विकास तथा लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। नेक्स्ट देख लेंगे। अगला है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में मिट्टी का तेल एक घटिया वस्तु है, इसके क्या निहितार्थ हैं। यानी कि हम इसमें देखेंगे पहला जो कह रहा है कि जैसे जैसे घर अमीर होते जाते हैं वो मिट्टी तेल की कम खपत करते हैं। दूसरा है कि समय के साथ मिट्टी के तेल की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, और इसमें हम तीसरा देख लेंगे। तीसरा ये कह रहा है कि सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी जो है वो बंद करने की जरूरत है। अब इसमें देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ए है केवल 1, बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3, और डी है 1 2 और 3। और इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि केवल 1, यानी जैसे जैसे घर अमीर होते जाते हैं वो मिट्टी तेल की कम खपत करते हैं। तो प्रश्न भी यही कह रहा है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में मिट्टी का तेल एक घटिया वस्तु है, यानी कि समय के साथ साथ जो है इसकी मांग घटी है। जो मिट्टी के तेल की जो मांग है वो घटी है। देखेंगे पहले लोग जो है कि इसका प्रयोग बहुत अधिक करते थे, लेकिन जैसे जैसे घर अमीर होते गए वे मिट्टी तेल की कम खपत
करते हैं। तो इससे क्या निहितार्थ है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यानी केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखें तो आमतौर पर केरोसिन का उपयोग जो है वो गरीब लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे स्टोव को जलाने में या आग को जलाने में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला है कि सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें। और इसमें हम देखेंगे पहला है कि कर दरों में कटौती, दूसरा है सरकारी खर्च बढ़ाना और तीसरा है सब्सिडी को समाप्त करना। अब ये देखेंगे कि आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी कार्रवाई राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा मानी जा सकती है। देखेंगे आर्थिक मंदी के संदर्भ में जो है इसमें से कौन सी कार्रवाई राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा मानी जा सकती है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें नीचे ऑप्शन है, ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो, सी है एक और तीन और डी है एक, दो और तीन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल एक और दो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है कि केवल एक और दो सही है, यानी कर दरों में कटौती और सरकारी खर्च बढ़ाना। राजकोषीय प्रोत्साहन को देख लेते हैं तो देखेंगे ये सरकारी उपाय है जिसमें आमतौर पर बढ़े हुए सार्वजनिक खर्च और कम कराधान इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसमें देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि स्टैगफ्लेशन शब्द जो है उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे ए विकास का मूल्य में परिवर्तन के साथ कोई संबंध नहीं है, बी है विकास दर और कीमतें दोनों घट रही हैं, विकास की दर मूल्य वृद्धि की दर से तेज है, और डी है विकास की दर मूल्य वृद्धि की दर से धीमी है। तो इसमें हम देख लेंगे स्टैगफ्लेशन जो है वो शब्द जो है कि किस स्थिति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकास की जो दर है वो मूल्य वृद्धि की दर से धीमी है। देखेंगे स्टैगफ्लेशन तब होता है जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है लेकिन कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, जो किसी भी देश के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। देखेंगे देश की अर्थव्यवस्था में उच्च बेरोजगारी और स्थिर मांग के साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की आपूर्ति पूरी तरीके से नियंत्रित है, बी है घाटे का वित्त पोषण होता है, सी है केवल निर्यात होता है और डी है ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था को देखें तो इसमें जो है कि ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था को देखें तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से संपर्क नहीं करती है, और एक बंद अर्थव्यवस्था जो है वो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करती है तथा किसी अन्य देश को अपने शेयर बाजार में भी भाग लेने से भी रोकती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि विभिन्न बाजार सहभागियों के लिए पूंजी बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा संक्षिप्त नाम SRO, जो SRO है जो कि बाजार सहभागियों के लिए पूंजी बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके लिए है। ऑप्शन देखेंगे ए स्वनियामक संगठन, बी है छोटे राजस्व ऑपरेटर, सी है सिक्योरिटीज रोल बैंक ऑपरेटर्स और डी है प्रतिभूति नियामक संगठन। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वनियामक संगठन। देखेंगे एक स्वनियामक संगठन यानी कि एक SRO एक गैर सरकारी संगठन है और जिनके पास जो है कि उद्योग के नियमों और मानकों को बनाने और लागू करने की शक्ति है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं SRO जो है वो किसके लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ए जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, जब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। बी है जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन में गिरावट आती है। सी है जब कुल उत्पादन अधिकतम तक पहुंच जाता है तब सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। और डी है जब कुल उत्पादन में गिरावट शुरू होती है तो सीमांत उत्पादन सकारात्मक हो जाता है। तो देखेंगे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको हम देखेंगे कि जब कुल उत्पादन में गिरावट शुरू होती है तो सीमांत उत्पादन सकारात्मक हो जाता है। ये जो है वो गलत है, क्योंकि जब कुल उत्पादन घटने लगता है, जब कुल उत्पादन जो है वो घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन सकारात्मक ना होकर के ये ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, यानी कि यही जो है कि वो सही सुमेलित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास व्यय है, और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए है सिंचाई व्यय, बी है प्रशासन, सी है ऋण सेवाएं और डी है सहायता अनुदान। तो कौन सा इसमें एक विकास व्यय है? तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंचाई व्यय। सिंचाई व्यय को देखेंगे तो वो विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं विकासात्मक व्यय क्या है, विकास व्यय या फिर विकासात्मक व्यय क्या है। देखेंगे व्यय वह व्यय जो आर्थिक विकास से सीधे संबंधित गतिविधियों पर किया जाता है विकासात्मक व्यय कहलाता है। जैसे कि हम इसमें देख लेंगे शिक्षा, सिंचाई को भी इसमें देख लेंगे, स्वास्थ्य, देख लेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार जैसे बुनियादी ढांचे पे कोई व्यय हो रहा है तो ये सभी जो है कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम गैर विकासात्मक व्यय को भी अगर देख लेते हैं कि गैर विकासात्मक व्यय क्या है, तो सरकार के सामान्य संचालन के लिए सामान्य आवश्यक सेवाओं पर किया गया व्यय जो है वो गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे सामान्य प्रशासन, इसमें हम गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत ये सब आते हैं, गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे सामान्य प्रशासन, इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे पुलिस को, देखेंगे न्यायपालिका से संबंधित सेवा पर हुआ व्यय, न्यायपालिका से संबंधित सेवा पर हुआ व्यय। फिर हम देखेंगे रक्षा, ये सभी जो है गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे प्रशासन, ऋण सेवाएं, सहायता अनुदान, ये सभी जो है कि विकास व्यय के अंतर्गत नहीं आएंगे। वहीं अगर हम सिंचाई व्यय को देखें तो ये जो है कि विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आएगा। अगला है देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल अर्थव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहे देश द्वारा किए गए मितव्ययिता उपायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकूल अर्थव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहे देश, कोई देश जो कि प्रतिकूल अर्थव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है, उसके द्वारा किए गए मितव्ययिता उपायों यानी कम खर्च के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला है इन उपायों में खर्च में कमी शामिल है, इन उपायों के कर में वृद्धि शामिल है, तीसरा है इन उपायों के बजट में कमी शामिल है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। नीचे प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, और इसमें विकल्प दिए हुए हैं, ए है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 2 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, इसमें ये जो तीनों हैं वो सही हैं। देखेंगे कि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां
देखेंगे कि प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां जब परिस्थितियों से जब कोई देश गुजर रहा होता है तो इसमें जो है कि इन नीतियों के खर्च में कटौती देखेंगे, इन उपायों के खर्च में कमी शामिल है, वो खर्चों में कमी कर सकता है, कर वृद्धि उसमें शामिल हो सकती है यानी वो टैक्स को बढ़ा सकता है, तथा यह आर्थिक संकट की स्थिति में प्रतिकूल स्थिति से गुजर रहे देशों को क्रेडिट रेटिंग में सुधार भी किया जा सकता है। इस उपायों में जो है कि बजट घाटे में भी कमी शामिल है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कोई भी देश जो है अगर वो प्रतिकूल अर्थव्यवस्था की स्थिति से गुजर सकता है तो इन उपायों को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देख लेंगे, इसमें जो कूट है वो जो है कि इसकी प्रिंटिंग में कुछ ये जो कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसमें हम कूट को यहाँ से जो है कि स्किप करेंगे और यहाँ हम इसको खुद ही देख लेंगे। तो सबसे पहले हम राजकोषीय घाटा को देखेंगे। तो जो राजकोषीय घाटा है वो कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता घटा उधार है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ए का 3। उसी प्रकार हम बजट घाटा को देखेंगे तो यह जो है कि कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है, कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। तो इस प्रकार ए हो जाएगा। राजस्व घाटा को देखेंगे तो राजस्व प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। देखेंगे राजस्व प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। तो इस प्रकार जो है कि सी का 2 हो जाएगा। और डी हम देख लेंगे प्राथमिक घाटा, तो ये कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को घटाकर उधार और ब्याज भुगतान, तो हो जाएगा डी का 4। तो ये देखेंगे कूट इसमें से सही सुमेलित लग नहीं रहा है। देखेंगे ए का 3, तो ए का 3 जो है कि डी ऑप्शन में सही है, लेकिन इसमें है बी का 1, तो बी का 1 ना होकर के बी का 4 है। तो देखेंगे इसमें कूट को हटा देंगे तथा सही मिलान जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन है राजीव गांधी, बी है पीवी नरसिम्हा राव, सी है अटल बिहारी वाजपेयी और डी है एचडी देवगौड़ा। अब इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। देखेंगे भारत में उदारीकरण के पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री तथा उस समय पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे तथा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय जो है कि वित्त मंत्री के रूप में थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि उदारीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत जो कि 1991 में हुई थी वो पीवी नरसिम्हा राव के समय हुई थी। अगला है कि बेसल 3 मानदंड निम्नलिखित में से किस पर लक्षित है? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है पहला जो है वो कह रहा है कि वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न होने वाले झटकों को सहने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करना। उसी प्रकार दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कह रहा है जोखिम प्रबंधन और शासन में सुधार। और तीसरा है कि बैंकों की पारदर्शिता को मजबूत करना। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। और इसमें हम देख लेंगे ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। देखेंगे जो बेसल थर्ड है मूल रूप से जो है अगर इसको देखें तो ये एक नियामक समझौता है। मूल रूप से देखें तो ये एक नियामक समझौता है जिसे विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। अगर इसके उद्देश्यों को देखें तो इसका उद्देश्य जो है क्षेत्र के भीतर पर्यवेक्षण, विनियमन, जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं तथा यह जो है कि बैंकों की पारदर्शिता को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखेंगे इसमें जो पहला कथन है वो है कि सरकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने हिस्से का विनिवेश कर रही है। दूसरा है विनिवेश की प्रक्रिया बहुत तेज है। और तीसरा है कि विनिवेश की प्रक्रिया बहुत धीमी है और सरकार हमेशा लक्ष्य से पीछे रह जाती है।
तो इस कथनों में देखेंगे कि विनिवेश की सरकारी नीति के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विनिवेश की सरकारी नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। और इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी केवल जो है कि 1 और 3 इसमें सत्य हैं। देखेंगे कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जो है अपने हिस्से का विनिवेश कर रही है, पहला। उसी प्रकार हम देखेंगे कि उदारीकरण से पहले की अवधि के दौरान अधिकांश सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे थे और इसीलिए हम देखेंगे कि 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद जो है सरकार ने पीएसयू में अपने हिस्से को कम करना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार हम देखेंगे लेकिन उसके बाद भी कई कानूनी और राजनीतिक बाधाओं के कारण जो है विनिवेश की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला और तीसरा, और ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथा संस्करण की शुरुआत जून महीने में किस राज्य में की गई थी, और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा। देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। और उसी प्रकार देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जो है कि पंचकूला, अंबाला ये स्थान है। देखेंगे पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, दिल्ली में जो है कि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेलों की संख्या जो रखी गई है कुल 25 रखी गई है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, और आगे क्वेश्चन जो है अगली क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।